द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। इसमें अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं, सिर्फ वही होता है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। क्वेश्चन क्या आएगा वो समझो। देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमने देख लिया कि सिर्फ सीक्वेंस से हमें मतलब है, और जब सीक्वेंस अमीनो एसिड्स बहुत सारे अटैच हो गए, एक लंबी सी चेन फॉर्म हो गई पॉलीपेप्टाइड की, तो वो जो चेन है वो कैसे एग्जिस्ट करेगी, कैसे वो रहेगी, ठीक है, वो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जरा समझते हैं जरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है। लिख लो। और जैसे देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, कभी भी पूरा डिस्क्राइब करने के लिए नहीं आएगा। इन केस अगर आता है तब भी आप आराम से डिस्क्राइब कर सकते हो, अगर आपको पता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, द शेप इन विच a long chain polypeptide can exist। एक लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड किस शेप में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, वही तुम्हारा क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये देखा गया है कि एक लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड को एग्जिस्ट होने के लिए या करने के लिए दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। अब वो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, एक है हमारे पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, फर्स्ट इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, जिसमें कि आपका एक लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड एग्जिस्ट कर सकता है या करता है। पहला कौन सा हमारा अल्फा हेलिक्स। कोई बताएगा हेलिक्स क्या होते हैं। हेलिक्स स्प्रिंग की फॉर्म में जो शेप होता है ना, या स्क्रू की फॉर्म में जो शेप होता है, उसे हम हेलिक्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है अल्फा हेलिक्स, देखो पहले हमारे पास इस तरह से पॉलीपेप्टाइड का चेन जो होता है वो कॉइल हो जाता है। अभी थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ऐसे ही समझ लो। एक में सीओ ग्रुप है, तो मान लो यहाँ पे एनएच ग्रुप है, ये आपस में जुड़ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। सिमिलरली इसमें सीओ ग्रुप है, यहाँ पे एनएच ग्रुप होगा इस तरह से। तो ये जो आपके हेलिक्स हैं, ये जो टर्न्स दिख रहे हैं ना आपको, इसे ही हम बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, स्प्रिंग की फॉर्म में। और इन हेलिक्स को कौन सा फोर्स स्टेबलाइज करके रख रहा है, ये कौन सा फोर्स है, कोई बताएगा। सी ओ का ओ और एन एच का एच, इनके बीच में जो मैंने डैश डैश करके दिखाया है, ये कौन सा फोर्स है या कौन सी बॉन्डिंग है। इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ना आपका ये टर्न्स इसी तरह से रहेंगे। इन केस अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, तो आपका जो ये पॉलीपेप्ट पॉलीपेप्टाइड का जो चेन है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। बट जब तक ये लिंकेज हाइड्रोजन बॉन्ड है, तब तक आपका ये जो टर्न्स है ये एज इट इज रहेंगे। तो ये होता है आपका पहला अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो इसमें लिख लो जरा थोड़ा सा। In this
the polypeptide chain forms all possible हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं उतने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं बाय ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग का मतलब मुड़ने के बाद, बाय ट्विस्टिंग into a right-handed screw, into a right-handed screw, उसे हेलिक्स बोलते हैं। देखो स्क्रू तो सबने देखा ही होगा ना, जो हमारे क्या कहते हैं पेच होते हैं जो कि आगे से घूमे हुए होते हैं, जिनको जब हम इंसर्ट करते हैं वुड पे या फिर वॉल्स में तो आसानी से वो इंसर्ट हो जाते हैं। तो इसमें भी यही होता है, जो पॉलीपेप्टाइड का चेन होता है उसमें ट्विस्टिंग होती है राइट हैंडेड स्क्रू मैनर में, और उसके जो ट्विस्टेड पार्ट होते हैं वो स्टेबलाइज कौन से बॉन्ड से रहते हैं वो याद रखना है, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बस अल्फा हेलिक्स में आपको इतना ही याद रखना है। आगे लिख लो कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में होता है विद NH group of each amino acid। देखो NH हमेशा CO से जुड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि NH NH से जुड़ जाए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन से ही अटैच होता है। तो इसमें भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, आपको पता ही है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसमें NH और CO ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो एक पार्ट का, एक अमीनो एसिड का NH और दूसरे वाले अमीनो एसिड के पार्ट का CO आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे। तो NH ग्रुप ऑफ ईच अमीनो एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड टू CO of adjacent turn of the हेलिक्स। मतलब ये हुआ, देखो आपकी एक का CO तो दूसरे टर्न का NH, एक का CO तो दूसरे टर्न का NH, ठीक है। इनके बीच में आपस में क्या फॉर्म हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बताओ इतना क्लियर है सबको? यस सर। दोबारा से जरा रिकॉल कर लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने सिर्फ क्या पढ़ा था, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड की जो चेन थी उसमें अमीनो एसिड का क्या सीक्वेंस था। जब अमीनो एसिड आपस में अटैच हो गए तो लॉन्ग चेन फॉर्म हो गया। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ना उसमें बस हमें ये देखना होता है कि वो जो लॉन्ग चेन है वो कैसे कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। उसके दो फॉर्म में बोर्ड एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द टू फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के दो फॉर्म्स कौन कौन से हैं, तो इतना ही लिख के आ जाओ, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। फिर आगे फर्दर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो आप ये ऐसा स्ट्रक्चर बना दो पहले तो ये लिख दो कि अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द form in which a long chain polypeptide chain can exist and it is a part of secondary structure of protein। फिर आगे समझाओगे इसमें कि इसमें होता है क्या है, पॉलीपेप्टाइड का जो चेन होता है वो जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कैसे, ट्विस्ट होने के बाद एक राइट हैंडेड स्क्रू मैनर में, जिसमें कि NH ग्रुप एक अमीनो एसिड का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है CO ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के टर्न के, ठीक है। जो दूसरा टर्न होता है ना इस हेलिक्स का, तो उनके बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। बताओ सबको क्लियर है? पेज चेंज कर दो। यस सर। ठीक है।
सेकंड है हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर का ही फॉर्म है ये, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। देखो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें कोई ट्विस्टिंग नहीं होती है सेकेंड मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन में, बल्कि यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड का चेन होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाता है। मैक्सिमम स्ट्रेच मतलब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड के चेन स्ट्रेच हो जाते हैं और फिर उनके बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है। देखो मैं समझाता हूँ। देखो इस पार्ट को पहले समझो आप लोग। ये लिखा मैंने CHR, ये तो हमेशा होता ही है। फिर ये हो गया, ऊपर दिखा रखा है N मतलब NH भी होगा। अब पूरा तो कंप्लीट नहीं कर रहे। नीचे देखो CO के साथ NH फिर मैंने यहाँ पे दिखाया आपको CHR, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड ONH। अब जरा पहले इतने पार्ट को समझ लो। कोई बताएगा ये पार्ट है किसका, ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? और नीचे थोड़ा सा बना देता हूँ। एक तो ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ, ये तो हम पढ़ चुके हैं। जितने पार्ट को मैंने सर्किल किया है क्या है ये पेप्टाइड बॉन्ड ही तो है। आप देख सकते हो CONH CONH CONH। और ये पूरी चेन किसकी है? क्या हुआ, कुछ क्लियर नहीं हो रहा आप लोगों को? ये पॉलीपेप्टाइड का चेन है ना। बस ये डिफरेंस है कि हमने यहाँ पे R लिख रखा है। मान लो मैं यहाँ पे इस R की जगह पर H लिख दूंगा तो ये कौन सा अमीनो एसिड का पार्ट हो जाएगा? ग्लाइसिन। अगर मैं इस R की जगह पर CH3 लिख दूंगा तो कौन सा अमीनो एसिड होगा? एनालिन। एलेनिन। देखो रिवाइज करो आप लोग, मैंने आप लोगों से बार बार कहा है कि बायोमोलिक्यूल जिन बच्चों पर मैथ्स है उनके लिए एक ही नॉर्मल चैप्टर नहीं है। तो फिर आप लोगों को रिवाइज करना होगा ना। चारे तो अमीनो एसिड मैंने आप लोगों को समझाए थे, दो असेंशियल दो नॉन असेंशियल। ग्लाइसिन एलिलिन असेंशियल, वैलिन ल्यूसिन नॉन असेंशियल, सॉरी ग्लाइसिन एलिनिन नॉन असेंशियल और वैलिन और ल्यूसिन असेंशियल। तो ये एक जनरल मैंने, और आपको पता ही है कि एक अमीनो एसिड जब दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता है तो हमेशा यही वाला बॉन्ड फॉर्म होता है, पेप्टाइड बॉन्ड CONH। लिखने का तरीका देखो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही बनाना होगा आपको एंगल्स पे। देखो ये N से स्टार्ट करके RCH, इधर आपने CO तो इधर NH होगा, एक तरफ नहीं होते हैं CO और NH। फिर देखो ये CO राइट में था तो दूसरे वाले में जब स्टार्ट होगा ये CONH तो ये लेफ्ट में आ गया। NH आपका लेफ्ट में था, अब राइट में आ गया। तो बाकी देखो फिर से CHR, अब फिर से CO राइट में, NH लेफ्ट में। ऐसे ही एग्जैक्टली बिल्कुल पैरेलल एक और स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। देखो RCHN बिल्कुल सेम ऐसी और कुछ नहीं। तो देखो ये CO हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा NH, फिर CHR, ये हो गया आपका CO, फिर CH नहीं, CO हुआ नहीं, NH होगा NH। बस अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे दिखाना है। इसका जो
अभी जो राइट लिखा है इसे तो हटा ही दो। इसका जो H है NH का राइट वाले का, इसके O से जुड़ जाएगा, ये बन गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर ये जो आपको H दिख रहा है ये वाला, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो बस इस तरह से आप देखो कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो चुके हैं। एग्जैक्टली आप चाहो तो एक लेयर यहाँ पे, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन आप यहाँ पे दिखा दो, उसमें क्या होगा, इसका जो O है वो इधर H से जुड़ेगा। किसके H से, जल्दी बताओ? NH से, है ना। यहाँ पे फिर से एक चेन होगी, उसका NH होगा इधर की तरफ। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसमें कि जो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन्स होती हैं वो मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाती हैं और फिर आपस में एक पॉलीपेप्टाइड के CO का O और दूसरे वाले पॉलीपेप्टाइड के बिल्कुल उसके सामने जो एडजेसेंट में जो क्या कहते हैं चेन होगी, उसके NH का जो H होगा वो आपस में किससे जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इसका तीसरा वाला लेयर भी फॉर्म कर लेना, फिर आप लोगों को और सही से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक चेन और फॉर्म करके आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेना। बताओ समझ में आया ये बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर? यस सर। ओके, थर्ड वाला जरूर बना लेना और आप लोग ग्रुप में डाल देना बना के, तब मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग थोड़ा सा एफर्ट कर रहे हो, वरना ऐसा लगेगा कि सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है, चेंज कर दूं पेज को? नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट इन बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर तो देखो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है कि पॉलीपेप्टाइड के चेन्स जो हैं वो स्ट्रेच हो चुके हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो हम यही लिख देंगे, ऑल पॉलीपेप्टाइड चेन्स are stressed. All polypeptide chains are stressed out to maximum, मतलब जितना वो स्ट्रेच आउट हो सकते थे। एंड देन साइड बाय साइड लेड हो गए, एंड देन लेड का मतलब रहना, लेड साइड बाय साइड। और फिर साइड बाय साइड तो है, लेकिन ये कौन से फोर्स से अटैच्ड है, एंड आर हेल्ड टुगेदर। बताओ कौन सा फोर्स है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो कोई एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, इनके बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इसे आप बोलोगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बताओ इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। पेज चेंज कर दूं? सर एक मिनट। कर लो। और कॉपी करते समय मतलब बिल्कुल ध्यान से कॉपी करना कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसे बन गया, बॉन्डिंग अगर समझ में ना आ रही हो तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। वो वैसे सिंपल है। देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड का सीक्वेंस था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड की चेन कैसे एग्जिस्ट करती है, उसके दो फॉर्म्स हो गए, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स में हेलिक्स की फॉर्म में ट्विस्ट हो गए, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी। यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड की चेन मैक्सिमम स्ट्रेच हो गए, साइड बाय साइड लेड हो गए, और उसके बाद में उनकी चेन्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो गया। तो यहाँ तक हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एक्चुअली में जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है ना प्रोटीन का, वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो थर्ड देखो,
tertiary structure of protein. देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो फॉर्म्स हमने देख लिए, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। आगे क्या होता है, इनमें फर्दर फोल्डिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, फर्दर फोल्डिंग और क्वाइलिंग। तो उसके बाद में जो एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ना, उसे ही हम बोलते हैं, जैसे इमेजिन करो हमारे पास ये कोई मैट है, दरी है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेस्ड है, बिल्कुल खिंची हुई है, और उसके बाद में फिर हमने एक तरफ से लेके इसे फोल्ड करना स्टार्ट कर दिया। बताओ कैसा स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा जब यहाँ से लेके इसे आप फोल्ड करना स्टार्ट करोगे? सबको पता है कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, सिलेंड्रिक, ठीक है। और फिर आप इधर से भी, मतलब इधर से फोल्ड किया, इधर से फोल्ड, मतलब एक ही तरह से फोल्ड करो, और फिर थोड़ा सा इधर से भी फोल्ड करो, इधर से भी फोल्ड कर दो, तो आपको पता है कि ये कैसा स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा, 3 डायमेंशनल। तो ऐसा ही कुछ आप समझ लो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के साथ अब हो रहा है। वो मैक्सिमम स्ट्रेच हो गए थे, ठीक है, वो ट्विस्ट की फॉर्म में थे, क्वाइल की फॉर्म में थे, अब उनमें फिर से और फोल्डिंग होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो जब और ज्यादा फोल्डिंग होगी तो अब वो 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो ऑब्टेन होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर से ही, ठीक है। तो और उसमें जो फोल्डिंग और क्वाइलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, तो लिख लो इसमें, द टर्शियरी स्ट्रक्चर of proteins is obtained by overall folding, overall folding मतलब हर तरफ से फोल्ड होना स्टार्ट हो जाए, folding of the polypeptide chain। मतलब अब ऑब्वियस सी बात है, 1 डिग्री तो 2 डिग्री में कन्वर्ट हो ही गया था, प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी में कन्वर्ट हो ही गया था, तो जो भी अब फोल्डिंग होने जा रही है वो कौन से स्ट्रक्चर की होने जा रही है, 1 डिग्री वाली, मतलब प्राइमरी की या सेकेंडरी की? सेकेंडरी की। सेकेंडरी, क्योंकि अब तक तो हमें सेकेंडरी मिल ही चुका है। तो ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ब्रैकेट में लिख सकते हो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर आने के बाद ना, इस स्ट्रक्चर तक पहुंचने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारा प्रोटीन कैसा बनने वाला है या कौन सा प्रोटीन मिलने वाला है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि हमारे पास 2 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। कोई बताएगा कौन कौन से 2 टाइप्स थे वो? एक तो फाइब्रस और दूसरा ग्लोबुलर। ग्लोबुलर। हाँ, फाइब्रस में हमने देखा था कि सिर्फ पॉलीपेप्टाइड के चेन्स एक दूसरे के पैरेलल रन करते थे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी, वो वाटर इनसॉल्युबल होते थे, जिसमें हमने एग्जांपल भी पढ़ा था केराटिन और मायोसिन। केराटिन वूल, सिल्क और हमारे हेयर्स में होता है, मायोसिन मसल्स में। और दूसरा प्रोटीन हमने पढ़ा था ग्लोबुलर, जो कि एग वाइट होता है, एल्ब्यूमिन, और कौन सा एग्जांपल बताया था, इंसुलिन, ठीक है। तो वो ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन। तो जैसे हमने वो प्रोटीन को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था ना, ग्लोबुलर और फाइब्रस, वो यहाँ पर आके पता चलता है। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर से कुछ पता नहीं चलता कि आगे चल के वो प्रोटीन किस में कन्वर्ट होने वाला है, फाइब्रस में या ग्लोबुलर में। सेकेंडरी में भी कुछ कंफर्म नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम टर्शियरी स्ट्रक्चर तक पहुंचते हैं प्रोटीन के, अब यहाँ पे डिसाइड होगा कि हमारा प्रोटीन जो है वो फाइब्रस बनेगा या ग्लोबुलर बनेगा। तो इसमें लिख लो थोड़ा सा, it gives rise to two major molecular shapes। और उन्हीं के बेसिस पे हमारा प्रोटीन डिसाइड होगा, मॉलिक्यूलर शेप्स, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर।
देखो फाइब्रस वाले को हम 2 डिग्री भी बोलते हैं स्ट्रक्चर, और ग्लोबुलर वाला 3 डिग्री कहलाता है। ठीक है, तो एक तो ये याद रखो। उसके बाद जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो क्या पूछा गया है, वो स्टेटमेंट, द मेन फोर्सेस स्टेबलाइजिंग, ये जो आपका फाइब्रस प्रोटीन बन गया या ग्लोबुलर बन गया, जिसे मैंने 2 डिग्री और 3 डिग्री का नाम दिया है, तो इन्होंने ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि इन 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स को कौन कौन से फोर्सेस हैं जो स्टेबलाइज करके रखते हैं। क्योंकि हमने कह तो दिया कि फोल्डिंग होगी, कॉइलिंग होगी, पूरे चांसेस है ना कि वो खुल के वापस स्ट्रेट हो जाए, सीधे हो जाए। तो ऐसा क्यों नहीं होता, क्यों प्रोटीन का स्ट्रक्चर 3D में रहता है, क्यों उनका वो स्ट्रक्चर खुलता नहीं है, क्यों वो फ्लैट नहीं हो जाते। तो कुछ तो फोर्सेस होंगे जो उनके 3 डिग्री और 2 डिग्री स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करके रखेंगे। तो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। तो कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, देखो 2-3 फोर्सेस तो वो है जो हम इतने टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। बताओ कौन से फोर्सेस आप लोगों ने अब तक पढ़ लिए हैं, जल्दी बताओ। अब तक कोई फोर्स आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है जो कि क्या कहते हैं पॉलीपेप्टाइड की चेन्स को स्टेबलाइज कर रहा था। सर हाइड्रोजन बॉन्ड तो हाइड्रोजन नहीं, बॉन्डिंग। और इसके अलावा भी एक मैंने समझाया था, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो, डाइसल्फाइड लिंकेज। डाइसल्फाइड बॉन्ड। एग्जैक्टली, तो वो 2 फोर्सेस बिल्कुल याद रखना। उसके अलावा 2 फोर्सेस और बता रहा हूँ। तो द मेन फोर्सेस स्टेबलाइजिंग द 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर of proteins are, एक तो वही हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फिर डाइसल्फाइड लिंकेज, ये दोनों जाने पहचाने हैं। अब आ जाओ वैंडरवाल फोर्स, जहाँ पे कोई फोर्स ना हो वहाँ पे वैंडरवाल फोर्स तो होती ही है। तो वैंडरवाल्स फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे जनरेट होगा बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, देखो आप लोगों को पता है कि पॉलीपेप्टाइड की चेन्स के अंदर, अभी मैं जनरली ऐसे समझा दूं, जैसे मान लो ये CO ग्रुप है, ये NH ग्रुप है, फिर ये CH, इस तरह से CHR होगा, फिर से ये रिपीटेशन होगा CO और NH। अब आपको पता है कि C और O में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रॉन O की तरफ आएंगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो ऐसे इस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो जैसे ही चार्ज सेपरेशन हुआ, अब मान लो एक और बिल्कुल ऐसे नीचे ग्रुप चल रहा है, ठीक है, उसमें भी यही है। ये तो गलत ही बना दिया मैंने ऊपर, ये ऐसे थोड़ी बनेगा, एन के साथ एच का भी ऐसे नहीं लिखा होगा, ऐसे। ठीक है, तो फिर से क्या होगा, इस पे प्लस पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। तो ये जो प्लस और माइनस के बीच में जो अट्रैक्शन दिखाते हो ना, या चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन दिखाते हो, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो टोटल आप देखो यहाँ पे हमारे पास में 4 टाइप के फोर्सेस हैं जो 2 डिग्री स्ट्रक्चर और 3 डिग्री स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। कौन कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वैंडरवाल फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट है हमारे पास क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, वो है तो अब ऑब्वियस सी बात है पढ़ना ही है, लेकिन सब हर प्रोटीन के पास में ना क्वार्टनरी स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन फिर भी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है क्या, वो समझ लो। तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, वैसे जो हमारा प्रोटीन होता है ना, वो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आकर एक्टिव हो जाता है। एक्टिव इन द सेंस उसे जो काम दिया गया है बॉडी के अंदर वो कर सकता है 3D टर्शियरी स्ट्रक्चर में आने के बाद। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर फिर क्या है, तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ये समझ लो, जैसे बायो वालों ने पढ़ा है कि जो इंसुलिन होता है
वो 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन से बना होता है। तो कुछ प्रोटीन्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन से बने होते हैं। उन पॉलीपेप्टाइड की चेन्स को हम बोलते हैं सब यूनिट। ठीक है, उन सब यूनिट का आपस में एक दूसरे से कैसे अरेंजमेंट है, इसी को बोला जाता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में पहला स्टेटमेंट क्या लिखना है कि कुछ प्रोटीन्स ऐसे होंगे जो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन से बने होंगे। उन पॉलीपेप्टाइड की चेन्स को हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ। सब यूनिट्स। सब यूनिट्स। और उन सब यूनिट्स का एक दूसरे से कैसा अरेंजमेंट है, यही कहलाता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और कुछ नहीं। तो लिख लो इसमें, some proteins are made up of 2 or more polypeptide chains known as subunits. The spatial का मतलब 3D में, स्पेस में। तो the spatial arrangement of these subunits with respect to each other is known as quaternary structure of protein. देखो इंपॉर्टेंट है ये, कहीं सोचो कि मैं कह रहा हूँ कि मतलब सब प्रोटीन पे नहीं होता। चलो जितने पे भी होता है तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से आप क्या समझते हो। तो पहला स्टेटमेंट कि कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन से बने होते हैं। उन पॉलीपेप्टाइड की चेन को हम क्या बोलते हैं, सब यूनिट्स। और इन सब यूनिट्स का आपस में कैसे अरेंजमेंट है 3D में। मतलब ये हुआ जैसे मान लो एक पॉलीपेप्टाइड की चेन इस तरह से है, दूसरी पॉलीपेप्टाइड की चेन इस तरह से है। तो ये मान लो इनका एंगल हो गया अल्फा मान लिया। तो ये एंगल कितना है, कितने एंगल पे ओरिएंटेड है, ये किस पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने अमीनो एसिड अटैच हैं। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये कहलाती हैं कौन सा स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं दोबारा से क्या क्या था प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, जिसमें कि सिर्फ हमें सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड से मतलब था, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। सेकंड पढ़ा हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बताओ सेकेंडरी स्ट्रक्चर के कितने पार्ट थे, 4। तो हाँ, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटिंग। फिर उसके बाद में हमने थर्ड देखा टॉर्ची स्ट्रक्चर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। यहीं पर आके प्रोटीन हमारा फाइब्रस है या ग्लोबुलर, ये पता चलता है। उसके बाद क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, वो उसमें हमने सब यूनिट्स पढ़ा और उनका अरेंजमेंट पढ़ा। तो चलो कल अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स, और थोड़ा सा प्रोटीन का पार्ट अभी बचा है, नेटिव प्रोटीन और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये भी कल ही कंप्लीट करेंगे। नेटिव प्रोटीन और डीनेचुरेशन, एक नहीं तो 2 दिन लग जाएगा, लेकिन मैं आराम आराम से करा रहा हूँ सो दैट सबको क्लियर हो जाए।